देखिए, तो आज हम लोगों का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19(8) शुरू हो रहा है। आज के इस क्लास में हम लोग खाली जानेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19(8) है क्या, इसके एप्लीकेशन के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोग ब्रीफ में जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में। देखिए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19(8). कोड का मतलब होता है जैसे कि एक लॉ। कोड का मतलब होता है जिसके अंदर लॉ के प्रोविजंस हो, लॉ हो, रेगुलेशंस हो, या जैसे जो एग्जिस्टिंग लॉज हो उनको कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया हो, जिनको सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया हो। तो यानी कोड है ये सिविल प्रोसीजर का, यानी ये एक कानून है सिविल के प्रोसीजर का। ये एक कानून है सिविल के प्रोसीजर का। सिविल का क्या मतलब होता है? देखिए, आपको पता होगा कि हमारे यहां सिविल और क्रिमिनल के अलग अलग प्रोसीजर है। सिविल केस के, क्रिमिनल केस के अलग अलग प्रोसीजर है। अगर कोई केस सिविल का होता है तो उसका प्रोसीजर अलग है, उसकी कोर्ट अलग होती है। और अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि सिविल का क्या मतलब होता है। सिविल का मतलब होता है जहां पे सिटीजन्स की प्राइवेट राइट्स, ऑब्लिगेशंस जो हैं इन्वॉल्व होती हो। आपसी आपसी हमारे झगड़े हों, आपसी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व होते हों, जिसके अंदर, सिविल के अंदर, जिसके अंदर आपको डैमेजेस दिलाए जाते हों, जिसके अंदर आपको आपका हक दिलाया जाता हो। इस सिविल के अंदर आपको आपका हक दिलाया जाता हो, आपको डैमेजेस दिलाया जाता हो। जो भी चीज से आपको दिक्कत पैदा हो रही होगी, जो भी चीज आपके लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट कर रही होगी, उसको रिमूव किया जाता है सिविल के केसेस में। इसके अंदर आमतौर पे सजा नहीं होती है, पनिशमेंट नहीं होती है। तो जितनी भी मामलात के अंदर आपको आपका हक दिलाया जा रहा है, जितनी भी केसेस के अंदर आपको आपका डैमेजेस दिलाया जा रहा है, तो इस तरह के केसेस जो होंगे वो सिविल के केसेस होंगे। किस तरह के केसेस में आपका आपका हक दिलाया जाता है? आपको आपका हक दिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी जमीन कब्जा कर ली, आपको आपकी जमीन दिलवाना। किसी ने मकान कब्जा किया हुआ, या आपका किसी का मकान के साथ डिस्प्यूट है, आपको आपका मकान दिलवाना। आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, शादी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना, डैमेजेस दिलवाना। किसी ने टॉर्ट कमिट कर दिया है, आपको डैमेजेस दिलवाना। ये सारे जो केसेस हैं ये एक्चुअली में सिविल के अंदर जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पनिशमेंट नहीं दी जाती। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको आपका हक दिलवाया जाता है, या जो डैमेजेस हैं, जो भी मुआवजा है, वो आपको दिलवाया जाएगा। तो ये कोड है सिविल प्रोसीजर का। तो जो सिविल के केसेस होते हैं उनका ये प्रोसीजर बताता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कि इनका प्रोसीजर कैसे चलेगा, कोर्ट में किस तरीके से आप केस को फाइल करेंगे, किस तरीके से कोर्ट में केस आपका चलेगा, किस तरीके से कोर्ट सुनवाई करेगा, किस तरीके से जजमेंट आएगा, किस तरीके से डिक्री आएगी, डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो ये कोड है सिविल के प्रोसीजर का। सिविल का मतलब जो क्रिमिनल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। सिविल का मतलब जिसके अंदर कोई पैसे के लेन देन का मामलात है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू से रिलेटेड मामले जो होंगे वो भी सिविल में आ जाएंगे, शादी ब्याह से रिलेटेड मामले होंगे वो भी सिविल में आ जाएंगे। ठीक है, जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टाइटल का डिस्प्यूट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी सिविल में आ जाएगा। डैमेजेस का केस वो भी सिविल में आ जाएगा।
टॉर्ट के जैसे केसेस होते हैं सिविल में आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड केसेस सिविल में आ जाएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हम लोगों ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में पढ़ा था, जो स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो भी सिविल के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो सिविल का हमारे केसेस होंगे उन्हीं के प्रोसीजर का ये कोड है 1908 का, 1908 का। हालांकि ये पहला नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1908 में ही पहली बार ये आया हो। सबसे पहला जो कोड था वो 1859 का था, जो सबसे पहला था वो था 1859 का। उसके बाद 1877 ने उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 1882 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इस 1882 को 1908 ने जो है वो रिपील कर दिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये जो 1908 था ये इनैक्ट हुआ था 21 मार्च। इनैक्ट मतलब इसको असेंट मिली थी, अप्रूव हो गया था। ये 1908 का कानून जो था 21 मार्च 1908 को, लेकिन ये कमेंस हुआ है, लागू हुआ है, इन्फोर्स हुआ है। कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 1909 में। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। अब ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये इस वक्त पूरे भारत के ऊपर लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के बाद से अब ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है। सिर्फ नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज है जिनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर टोटल जो है 158 सेक्शंस हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके फर्स्ट शेड्यूल में इसके अंदर टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। तो यानी इसके अंदर 158 सेक्शंस हैं इस सीपीसी के अंदर और 51 ऑर्डर्स हैं। कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सेक्शन पढ़ना है कि ऑर्डर पढ़ना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्शन पढ़ना इनफ है, ऐसा नहीं है। आपको सेक्शन और ऑर्डर दोनों को ही पढ़ना है। इनको अलग सिर्फ इसलिए रखा गया है सीपीसी के अंदर, आमतौर पे आपको ऐसा नहीं मिलता होगा दूसरे जो आपको लॉ के सब्जेक्ट हैं, या जैसे बेयर एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन सीपीसी के अंदर इस वजह से इसको ऐसा रखा गया है कि जो सेक्शन वाला पार्ट है ये सिविल के प्रोसीजर का एक प्रिंसिपल बताता है। यानी ये जो सेक्शन वाला पार्ट है ये सिविल के प्रोसीजर का बहुत सारे प्रिंसिपल्स बता रहा है। कौन से कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, ये प्रिंसिपल बताता है। उन्हीं का जो थोड़ा सा प्रोसीजरल मेथड है, उन्हीं प्रिंसिपल का जो प्रोसीजरल पार्ट है वो इसके ऑर्डर्स में दिया गया है। और इसके ऑर्डर्स में जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो है ऑर्डर 21। 51 ऑर्डर्स में जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो है ऑर्डर 21, जिसके अंदर टोटल है 106 रूल्स। सबसे लेंथीएस्ट ऑर्डर है ऑर्डर 21। क्या मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है?
ठीक है, अब ये भी हो गया। अब इसके बाद जो बातें हम बता रहे हैं, आप अपना एक क्लास नोट्स अलग बनाइए, जिसके अंदर जो बातें हम बता रहे हैं आप उसको लिखते रहिए। तो अगर आप हमारा लेक्चर वीडियो में नहीं भी देख पाते हैं तो जो क्लास नोट्स होंगे उसको पढ़ के भी कवर कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं सीपीसी के, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं? 1976 का, 1999 का, 2002 का, उसके साथ साथ 2015 का। 2015 का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कमर्शियल कोड से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो 2015 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उससे आए थे। कुछ स्टेट के अंदर जैसे दिल्ली के अंदर जो 2015 से रिलेटेड अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1976, 99 और 2000, 1999 और 2002 का। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है सीपीसी के अंदर। ठीक है, और इसके सेक्शंस और ऑर्डर्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेक्शंस हैं जो उसके अंदर बात कही गई है वो प्रिवेल करेगा, और इसके सेक्शंस को सिर्फ लेजिस्लेचर्स द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है। हालांकि इसके ऑर्डर्स को हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है। अब ये कुछ छोटी सी बेसिक बातें थी सीपीसी को लेके। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज है वो है कि अब हमें सीपीसी का एक ब्रीफ में इसका हमें ओवरव्यू मिल जाए। सीपीसी का ब्रीफ में ओवरव्यू मिल जाए कि सीपीसी के अंदर जो केस है वो किस तरीके से चलता है। देखिए, अब सीपीसी के अंदर हम लोग ये जानने से पहले, ब्रीफ में ओवरव्यू लेने से पहले कि किस तरीके से एक सिविल का केस चलता है, आप सबसे पहले अपने आप को एज अ इमेजिन कर लीजिए कि आप एक लॉयर हो। आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप एक लॉयर हो और आपके पास एक क्लाइंट आया है जो आपके थ्रू किसी एक केस को फाइल करवाना चाहता है। इससे आप बेहतर समझ पाओगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ कि फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉयर हो, कोई क्लाइंट आपके पास आया है जो आपके थ्रू एक केस को फाइल करवाना चाहता है। तो अगर आपके थ्रू कोई एक केस को फाइल करवाना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे? अगर आपके पास कोई क्लाइंट अप्रोच करता है कि किसी भी एक मामले में उसको आपके थ्रू एक केस फाइल करवाना है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे केस को फाइल करने से पहले? कि जो वो केस फाइल करने जा रहा है वो केस क्रिमिनल है कि सिविल है। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि सिविल और क्रिमिनल दोनों का प्रोसीजर अलग है। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आपको बताएगा कि उसको एक केस फाइल करवाना है आपके थ्रू, तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे कि वो केस क्रिमिनल है कि वो केस सिविल है। तो अब हम लोगों का शुरू होता है बिफोर फाइलिंग। देखिए, ये जो हम लोग समझने जा रहे हैं ये सीपीसी का एक स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर हम लोग सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके पढ़ेंगे, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 करके पढ़ेंगे, लेकिन प्रोसीजर को नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे, तो ये ऐसा होगा कि समझ लीजिए कि हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइस के बाद आइस के बारे में पढ़ा, नोज के बारे में पढ़ा, हेयर के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये बॉडी में लगते कहाँ पे हैं। तो हम कभी भी ह्यूमन बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं जब तक हमने ह्यूमन बॉडी को नहीं जाना है कि ये ह्यूमन बॉडी में लगते कहाँ हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक लॉयर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और आपसे कहता है कि वो एक केस फाइल करना चाहता है आपके थ्रू, तो सबसे पहले केस फाइल करने से पहले आप क्या देखोगे कि जो केस फाइल करवाने जा रहा है आपसे, वो केस एक्चुअली में क्रिमिनल केस है कि वो केस सिविल का केस है।
ये आप कैसे पता करोगे? इसके लिए आप सीपीसी के अंदर सेक्शन 9 को अप्लाई करोगे। आप सीपीसी के सेक्शन 9 को अप्लाई करोगे। सीपीसी के सेक्शन 9 के अंदर क्या बताया गया है बेयर एक्ट के? अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप एक बार खोल के देखिए उसको। सीपीसी के अंदर सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है, द कोर्ट शैल subject to the provision herein after contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature। यानी कोर्ट के पास, किन कोर्ट्स के पास? ये एक्चुअली में सिविल कोर्ट की बात कर रहा है कि सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा ट्राई करने का, केस को चलाने का, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। यानी सिविल कोर्ट्स के पास पावर होगा हर सिविल नेचर के केस को चलाने का, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। उनको छोड़ के जो केस जो है एक्सप्रेस तौर से इम्प्लाइड तौर पे बार ना हो। तो आपके पास कोई क्लाइंट आया जिसने आपको आके अपना केस बताया, जब आपने केस सुना तो अगर आप लॉयर होगे तो आप अपने ही दिमाग से सोच लोगे कि जो भी आपके क्लाइंट ने आपको फैक्ट्स बताए हैं, जो भी बातें उसने बताई हैं, क्या ये आईपीसी के किसी सेक्शन में जा रहा है? नहीं जा रहा है। या कोई स्पेशल एक्ट या लॉ बना है उसमें जा रहा है? नहीं जा रहा है। कोई लोकल लॉ में जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगर उन सारे लॉज में नहीं जा रहा है, आईपीसी में नहीं जा रहा है, स्पेशल एक्ट में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो फैक्ट्स हमें बताए हैं, ये फैक्ट जो है सिविल नेचर के हो सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर सेक्शन 9 को अप्लाई करोगे, ये जानने के लिए कि क्या ये सिविल नेचर का सूट है कि नहीं। सिविल नेचर के सूट के लिए हमें क्या क्या चीजें देखना है? कहीं पे इसको डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी के अंदर कि सिविल नेचर का सूट कौन सा सूट होता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और पास्ट के बेसिस पे और जो काम चलता चला रहा है उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि कौन सा सूट जो होता है, कौन सा केस जो होता है सिविल नेचर का होता है। तो आमतौर पे किस तरीके का होता है? पार्टीशन का सूट हो गया, पार्टीशन हो गया, बंटवारे का केस हो गया घर में, डैमेजेस का केस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, टाइटल डिस्प्यूट्स हो गए। ये सब क्या है? यह आमतौर पे सिविल नेचर के केसेस होते हैं। ये भी मुमकिन है बहुत ही लिमिटेड सेंस में कि कई बार कुछ सिविल के केसेस क्रिमिनल केसेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जमीन की रजिस्ट्री कर दिया, आपने कोई फर्जी कागजात बनवा के रजिस्ट्री कर दिए, तो वो क्रिमिनल केस में भी चले जाते हैं कि वहां पे आपने फर्जी कागजात बनवाए हैं, फोर्जरी का केस बन जाता है। 463, 471 के अंदर 420 एक साथ अट्रैक्ट होके लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे कि जो क्लाइंट आपके पास आया है, जो भी बातें उसने बताई हैं, क्या वो सूट जो है, जो भी बातें उसने बताई हैं, जो चीजें, जो फैक्ट उसने बताए हैं, क्या वो केस सिविल का केस बन रहा है कि नहीं। आपने सेक्शन 9 को अप्लाई किया, आपको पता चला कि हाँ ये सिविल का केस बन रहा है। सेक्शन 9 के अंदर साफ तौर पर बताया गया है कि द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो यानी जो सिविल कोर्ट्स होंगी उनके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा कि हर तरह के सिविल के केसेस को वो ट्राई कर सकती हैं, अपने कोर्ट में चला सकती हैं, अनलेस क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यानी अगर सिविल नेचर का केस है, अगर सिविल नेचर का केस है तो वो सिविल कोर्ट के अंदर चलेगा। सेक्शन 9 साफ तौर पे कह रहा है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा उस तरह के केस को चलाने का। लेकिन उसके साथ साथ सेक्शन 9 ये भी कह रहा है कि हाँ, ऐसा ना हो कि उसका कॉग्निजेंस जो है इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तौर पे बार हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि हाँ, अगर सिविल नेचर का केस है, सेक्शन 9 का कहने का मतलब हुआ कि अगर सिविल नेचर का केस है तो सिविल कोर्ट में चल जाएगा केस। लेकिन अगर उसको मना किया गया है कि जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट है उसमें वो केस नहीं चलेगा, तब सिविल के कोर्ट में जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट होगी उसमें नहीं चलेगा। अब यहां पे आपको एक चीज और समझना है, हम दो तरीके की कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट्स भी दो तरीके की हो सकती है। अभी तो हम लोगों ने एक डिफरेंस जाना, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट।
सिविल कोड भी दो तरीके की हो सकती है, एक स्पेशल सिविल कोड और एक ऑर्डिनरी सिविल कोड। एक स्पेशल सिविल कोड और एक ऑर्डिनरी सिविल कोड। तो यानी एक सिविल का जो केस होगा वो इन दोनों ही कोर्ट में से किसी एक कोर्ट में चल सकता है। केस एक ही है लेकिन कोर्ट दो दो हो सकती है, एक स्पेशल सिविल कोर्ट हो सकती है और एक ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट हो सकती है। स्पेशल सिविल कोर्ट वो कोर्ट्स होती है जो आपने देखा होगा कि बहुत से स्पेसिफिक मामले के लिए वो कोर्ट को बनाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स से रिलेटेड मामले जो होंगे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल, इससे रिलेटेड और कोई ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मोटर एक्सीडेंट्स के क्लेम से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाई गई है। फैमिली कोर्ट बना दी गई है, फैमिली कोर्ट बना दी गई है जिसका काम है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना। तो ये कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, ये स्पेशल सिविल केसेस देख रही है। और जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट होती है वो हर तरह के केसेस देखती है। तो अब अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेचर्स द्वारा कोई स्पेशल इनैक्टमेंट है, उन्होंने कोई स्पेशल कानून बनाया है और उन्होंने कहा है कि इस नेचर का केस जो है स्पेशल कोर्ट में जाएगा, तो यहां पे क्या हुआ, एक्सप्रेस तौर पे सिविल कोर्ट का कॉग्निजेंस को बार कर दिया गया है। समझ में आया अभी आप लोगों को ये चीज? बताइए। अगर आप लॉयर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको कुछ फैक्ट्स बताता है कि वो आपके थ्रू कोई केस करना चाहता है, तो पहले आप पता करोगे कि वो सिविल नेचर का केस है कि नहीं। अब मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि वो सिविल नेचर का केस है। अब अगर वो सिविल नेचर का भी केस है तो भी सेक्शन 9 ये कहता है कि आप चेक करो कि अब उसको स्पेशल कोर्ट में लेके जाना है, स्पेशल सिविल कोर्ट के अंदर लेके जाना है कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के अंदर लेके जाना है। क्योंकि कुछ मामले के लिए स्पेशल सिविल कोर्ट बनाई गई है, जैसे फैमिली कोर्ट बनाई गई, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना दिया गया जिनके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड मामले जा रहे हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स होती है जो आप देखते होंगे आमतौर पे कचहरी में, ये ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स होती है, कोई भी तरीके का मामला आप लेके जा सकते हो। तो अगर कभी ये कंफ्यूजन अराइज होता है कि सिविल कोर्ट के पास किसी भी केस को चलाने का ज्यूरिसडिक्शन या पावर है या नहीं, तो हमेशा ये प्रिजम्पशन रहेगा सिविल कोर्ट के फेवर में। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे, सेक्शन 9, ये पता करने के लिए कि जो क्लाइंट आपके पास केस लेके आया है ये केस एक्चुअली में सिविल का केस है, क्रिमिनल का केस है। अब आपको पता चल गया कि ये सिविल का केस है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि जो केस आप फाइल करने जा रहे हो अपने क्लाइंट के थ्रू, कहीं ये केस बार तो नहीं है रेस सब जुडिस द्वारा। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपको आके कुछ फैक्ट्स बताए, उसने कहा कि आपके जरिए वो केस को फाइल करना चाहता है, तो आप सीधा जाके केस को फाइल कर दोगे? भाई ये भी तो मुमकिन है कि वो केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा हो, उसी इश्यू के ऊपर, उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर वो केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा हो सकता है उसी कोर्ट में या हो सकता है कोई दूसरी कोर्ट में। तो फिर आपका जो केस होगा कोर्ट कैसे चलाएगा, कोर्ट स्टे कर देगा। अगर सेम केस जो है मान लीजिए ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, सेम कोर्ट में भी हो सकता है, किसी दूसरी कोर्ट में भी हो सकता है, तो अगर वो केस किसी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहा होगा तो आप दूसरे केस को फाइल करोगे उसके ऊपर, तो कोर्ट जो है उसको स्टे कर सकता है, तो उस पर बार लग सकता है रेस्ट सब जुडिस का, जैसा सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी के अंदर बताया गया है कि मतलब कि अगर कोई एक केस जो है सेम नेचर का एक कोर्ट में चल रहा है तो अब वो कोर्ट जो है उस केस को डिसाइड करे। अब आप सेम केस को सेम पार्टीज के बीच में दूसरी कोर्ट में
नहीं फाइल कर सकते हो या उसी कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते हो, क्योंकि इससे खतरा हो जाएगा कि मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स भी हो जाएंगी और कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ सकते हैं कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आ सकते हैं सेम केस को लेके। तो अगर कोई सेम केस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर तो आप उसी केस को दोबारा फाइल नहीं कर सकते हो। रेस सब जुडिस का इसके ऊपर बार लगा है अंडर सेक्शन 10। तो फिर अगर आपके क्लाइंट ने आके आपको कोई फैक्ट्स बताए किसी केस के, तो पहले आप पता करोगे कि वो सिविल का केस है कि क्रिमिनल का। आपको पता चला कि वो सिविल का है, अब आप देखोगे कि वो उस पर रेस सब जुडिस का बार तो नहीं लगा, ऐसा तो नहीं है कि वो केस ऑलरेडी पेंडिंग है। स्टे कर देगा, स्टे कर देगा। ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में नहीं आता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, कि जहां पे आप अपनी प्लेंट कोर्ट में देते हो, कुछ ग्राउंड्स में कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। उसी तरीके से रेस जुडिकाटा के अंदर भी है। रेस जुडिकाटा के अंदर भी आप प्लेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, ट्राई नहीं करेगा सूट को, ठीक है, तो वो रिजेक्शन में नहीं आएगा। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल लॉयर हो, आपके पास क्लाइंट आया, उसने आपको फैक्ट्स बताए, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो केस सिविल नेचर का है या नहीं। आपने पता कर लिया सिविल नेचर का है, फिर आपने देखा कि रेस सब जुडिस का बार तो नहीं लगा, कहीं ऑलरेडी पेंडिंग तो नहीं है कोर्ट में, आपको पता चल गया ऑलरेडी पेंडिंग भी नहीं है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो फैक्ट्स वो बता रहा है, जो केस वो बता रहा है, कहीं ये केस ऑलरेडी डिसाइडेड तो नहीं है, इसके ऊपर कोर्ट का कोई ऑलरेडी फैसला तो नहीं आ चुका है, कोर्ट ने इसको डिसमिस तो नहीं कर दिया या कोई इसके अंदर अपना डिसीजन तो नहीं ले लिया कि फिर दोबारा फाइल करने जा रहे हैं। तो फिर आप चेक करोगे इसके अंदर कि इसमें रेस जुडिकाटा का बार तो नहीं लगा है सेक्शन 11। ये सारे टॉपिक्स अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, सीपीसी के स्ट्रक्चर को, सीपीसी के इंपॉर्टेंट स्टेजेस को, जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग उन टॉपिक्स के ऊपर अभी ना जाइए, पहले जो हम बता रहे हैं इसके ऊपर अभी फोकस करिए, ठीक है। अब आप लॉयर थे, एक क्लाइंट आपके पास आया, इसी से आप सिविल प्रोसीजर के स्टेजेस और स्ट्रक्चर को समझ पाओगे अच्छे से। तब आप समझ पाओगे कि इनका क्या इस्तेमाल है, इनका क्या इस्तेमाल है, इनका क्या इस्तेमाल है। ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। तो आप एक लॉयर थे, आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपको अपने फैक्ट्स बताए, तो सबसे पहले आपने सेक्शन 9 को अप्लाई करके चेक किया क्या ये सिविल का सूट है कि नहीं, क्या ये सिविल का केस बन रहा है कि नहीं। आपको पता चल गया ये सिविल का केस बन रहा है। फिर आपने सेक्शन 10 को अप्लाई करके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेस सब जुडिस द्वारा ये बार है। सेक्शन 10 को आपने अप्लाई करके ये चेक किया, ये चेक करा कि ऐसा तो नहीं है कि ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है, यानी ये केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है और पेंडिंग है, चल रहा है किसी कोर्ट के अंदर, तो कोई मतलब नहीं होगा, कोर्ट स्टे कर देगा, बार लगा हुआ है सेक्शन 10 का, कोई मतलब नहीं है। उसके साथ साथ फिर आपने ये चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसके अंदर कोर्ट का कोई जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, कोर्ट ने किसी केस को ऑलरेडी डिसमिस किया हुआ है। तो अब आप चेक करोगे कि कहीं ये बार तो नहीं है रेस जुडिकाटा द्वारा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। तो आप सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा का बार चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, आप पता करोगे क्लाइंट से, आप चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट किसी और कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। आमतौर पे क्या होता है कि मान लीजिए कि रेस जुडिकाटा के बारे में आपको नहीं पता था, आपने केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर,
तो इसमें होता क्या है कि कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर देगा, कोर्ट जो है आपकी प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर देगा। इसके अंदर पार्टीज प्ली ले सकती है, केस फाइल हुआ उसके अंदर प्ली ले सकती है कि सर ये केस तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो फिर कोर्ट उसके अंदर देखेगा कि अगर ये डिसाइड हो चुका होगा तो फिर वो उसको ट्राई नहीं करेगा। तो अब आपने कि अगर कोई केस सिविल नेचर का है, सिविल का कोई केस है, तो आपने कितनी चीजें पहले इसके अंदर अप्लाई करी। अभी तक आपने केस को फाइल नहीं किया है, पहले आपने चेक किया कि ये सिविल का सूट है या नहीं, फिर आपने चेक किया कि रेस सब जुडिस का बार तो नहीं लगा है, फिर आपने चेक किया कि इसमें रेस जुडिकाटा का बार तो नहीं लगा है। अब उसके बाद आपने चेक किया अब आप चेक करोगे आपका क्लाइंट आपके पास आया है केस फाइल करवाने के लिए, आप ये भी तो चेक करोगे कि क्लाइंट जो है सही टाइम पे आया है कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि उसका लिमिटेशन ही खत्म हो गया हो, केस को फाइल करने की जो डेट थी वो निकल चुकी है, केस को फाइल करने की जो टाइम था वो 1 साल था, 1 साल के ऊपर हो चुका है। तो आप देखोगे कहीं वो बार तो नहीं हो रहा है लिमिटेशन द्वारा कि उसकी टाइम ही निकल चुकी है। अगर टाइम निकल चुकी होगी तो आप किस तरीके से केस को फाइल कर पाओगे। तो आप चेक करोगे कि बार तो नहीं लग रहा है उसके अंदर लिमिटेशन का। हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर जब आप आर्टिकल्स देखोगे उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह के केसेस के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन होगा आपके पास, कितने किस केस के लिए 1 साल का टाइम है, किसके लिए 3 साल का टाइम है, अपील के लिए रिवीजन के लिए आपके पास कितने कितने दिन का टाइम है। तो उस लिमिटेशन के अंदर ही आपको कोर्ट के पास जाना होगा, उस लिमिटेशन के अंदर ही अप्रोच करना होगा। तो आप चेक करोगे कि इसमें लिमिटेशन का बार तो नहीं लगा है। आप फिर उसके साथ साथ ये भी चेक करोगे कि इसके अंदर ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ सीपीसी का बार भी तो नहीं लगा है। आप ये भी चेक करोगे एज अ लॉयर, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आप सिविल का केस फाइल करने जा रहे हो कि क्या वो सिविल के नेचर का केस है, क्या रेस सब जुडिस का बार तो नहीं है, रेस जुडिकाटा का बार तो नहीं है, लिमिटेशन का बार तो नहीं है, ऑर्डर टू रूल 2 का बार तो नहीं है। ऑर्डर टू रूल 2 का बार क्या होता है? ऑर्डर टू रूल 2 का बार ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई सूट फाइल कर रहे हैं, जब आप कोई सूट फाइल करते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट में एक प्लेंट देते हैं, उस प्लेंट में आपकी प्रेयर होती है। प्रेयर मतलब कि आप कोर्ट से क्या मांग रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि उस केस के अंदर आप 2 रिलीफ के एंटाइटल एंटाइटल हो, 2 तरीके की रिलीफ क्लेम कर सकते थे, किसी भी केस के अंदर आप 2 तरीके की रिलीफ क्लेम कर सकते थे, लेकिन आपने एक ही रिलीफ क्लेम करी। आप दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आप दूसरी रिलीफ क्लेम नहीं कर पाओगे, तो उस पे ऑर्डर टू रूल 2 का बार लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट का पैसा आपको अपने जो आपका टेनेंट है उससे वसूलना है 3 साल का। रेंट का पैसा मान लीजिए आपको आपके टेनेंट से वसूलना है 3 साल का, 2020 का, 2021 का, 2022 का। आपने 2020 और 2021 का मांग करी, फिर उसके बाद आप 2022 की मांग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मांग आप उसी सेम सूट के अंदर ऑलरेडी मांग कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपके अंदर कोई सूट फाइल किया, आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया, उसके अंदर हमने 2 तरीके की रिलीफ क्लेम कर सकते थे कि इनसे जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है करवाया जाए, या इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है हमें इसके लिए डैमेजेस दिलवाया जाए, और हमें इसके साथ साथ जो चीज इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी वो भी दिलवाई जाए। हमने डैमेजेस क्लेम नहीं करा, खाली प्रॉपर्टी के बारे में मांग लिया, तो डैमेजेस के लिए अब हम अलग से दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। तो आप चेक करोगे कि उसके अंदर ऑर्डर टू रूल 2 का बार तो नहीं लगा हुआ है। तो एक दो थोड़े बहुत और भी बार हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बार हैं जो सीपीसी के अंदर आप किसी केस को फाइल करने से पहले चेक करेंगे। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया?
अभी इन टॉपिक्स के अंदर मत जाइए, इन टॉपिक्स को हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को और स्टेजेस को समझ रहे हैं। यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ है सब लोगों को कि सिविल केस को फाइल करने से पहले क्या क्या चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आप फॉर एग्जाम्पल लॉयर हैं, आपके पास क्लाइंट आया, उसने आपको अपना केस बताया, केस में आपने चेक करा कि पहले पता करें ये सिविल का है कि क्रिमिनल केस है। उसके बाद आपने कई बार को चेक किया कि उसके अंदर रेस सब जुडिस का बार तो नहीं है, रेस जुडिकाटा का बार तो नहीं है, लिमिटेशन टाइम पीरियड के अंदर है कि नहीं है। उसके साथ साथ आपने ऑर्डर टू रूल 2 का बार चेक किया। अब उसके बाद आप क्या चेक करोगे इस केस के अंदर, अब आप देखोगे प्लेस ऑफ स्विंग, यानी अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई इसमें रेस जुडिकाटा का भी बार नहीं है, रेस सब जुडिस का भी बार नहीं है, लिमिटेशन के अंदर है, ऑर्डर टू रूल 2 का भी बार नहीं है, और ये सिविल नेचर का केस है। अब आप क्या करोगे कि किस कोर्ट में जाएं, किस कोर्ट में जाके इस केस को हम फाइल करें, क्योंकि कोर्ट तो बहुत तरीके की होती हैं, फैमिली कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी है, किस कोर्ट में जाए। तो इसलिए कोर्ट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक कोर्ट का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी मान लीजिए कि अगर आपका क्लाइंट आया है, उसने कोई अमाउंट बताया है कि इतने अमाउंट को लेके विवाद है, इतने अमाउंट को लेके डिस्प्यूट है, केस के अंदर कॉज ऑफ एक्शन के अंदर इतना अमाउंट जो है इन्वॉल्व है, तो अमाउंट के हिसाब से भी के कोर्ट जो होती है उनकी हायरार्की डिसाइड होती है कि किस कोर्ट में आपके पास जाना है। जो बहुत नीचे की कोर्ट्स होती है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर उन्होंने अलग अलग अमाउंट डिसाइड कर दिया, बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग कोर्ट का अमाउंट डिसाइड कर दिया है कि जो जूनियर डिवीजन की कोर्ट होगी सिविल जज की, वो इतने ही अमाउंट का केस देख सकती है। तो कोर्ट का एक ज्यूरिसडिक्शन होगा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, आप देखेंगे कि कितने पैसे का इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो होता है टेरिटोरियल। उसके अलावा एक और सा ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का, वो कौन सा होता है, सब्जेक्ट मैटर। अब आप देखोगे कि उस केस के अंदर कितना पैसा इन्वॉल्व है, अगर पैसे का कोई मामला है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि किस टेरिटरी में जा रहा है, हर कोर्ट की अपनी एक टेरिटरी होती है, जैसे आपके स्टेट की हाई कोर्ट की टेरिटरी आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो टेरिटरी होती है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसी तरीके से हर एक कोर्ट की टेरिटरी होती है। कोई जमीन जो है हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती हो, कोई अगर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपके डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है, हम यहां रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया तो केस कहां फाइल किया जाएगा, जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के लिए हमारे पास सीपीसी के अंदर सेक्शन 6 है, उसके साथ साथ सेक्शन 15 है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के लिए हमारे पास सेक्शन 16 से सेक्शन 18 है सीपीसी के। उसी के अलावा सब्जेक्ट मैटर, किस तरीके का सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से कोर्ट को डिसाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कोर्ट जैसे हमने बताया था आप लोगों को बनाई गई है, शादी ब्याह से रिलेटेड, जैसे फैमिली या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड फैमिली कोर्ट है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, फैमिली कोर्ट में जाएगा केस। इनकम टैक्स से रिलेटेड मामला है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना हुआ है, आप वहां जाइए। कितना पेक्यूनरी मामला है, कितना पैसे का मामला है, उसके हिसाब से कोर्ट को डिसाइड करना। किस टेरिटरी के अंदर है, प्रॉपर्टी कहां पे है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, कोई केस है, तो वो प्रॉपर्टी कहां है, तो आप देखोगे टेरिटरी किसके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रही है तो केस कहां फाइल होगा, जो
जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आ रही है। भाई आप एज अ लॉयर आपको पता हो ना, कैसे पता करोगे कि कौन से कोर्ट में हम जाएं, किस कोर्ट में केस को लेके जाएं, ये भी जरूरी है कि नहीं। तो एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक टेरिटोरियल होता है, और एक सब्जेक्ट मैटर का ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का। क्लियर है सब लोगों को यहां तक? तो रिकॉल करते जाइए बार बार कि आप लॉयर थे, आपके पास क्लाइंट आया जिसने आपको केस बताया, केस फाइल करने से पहले आपने चेक करा कि वो सिविल का केस है कि नहीं, सेक्शन 9 को आपने अप्लाई किया, देखा रेस सब जुडिस से बाहर तो नहीं है, सेक्शन 10 को अप्लाई किया, रेस जुडिकाटा से बाहर तो नहीं है, सेक्शन 11 को आपने अप्लाई किया, आपने देखा लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है, तो जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट को आपने खोल के देखा कि उस केस को कितने टाइम के अंदर फाइल करना है, फिर आपने देखा ऑर्डर 2 रूल 2 से बाहर तो नहीं है। कैसे पता करेंगे? क्लाइंट से पूछ लिया कि पहले तो कोई केस नहीं कर चुके हो जिसके अंदर रिलीफ क्लेम किया। इतनी चीजें देखने के बाद अब आप देखोगे कि सारी चीजें ओके है, अब हमें देखना है कि किस कोर्ट में हमें जाना है। तो किस कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट के भी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेके ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, टेरिटोरियल होते हैं, पेक्यूनरी होते हैं। अब आपका क्लाइंट का केस किस नेचर का है, किस तरीके का है, उसके अंदर कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, मकान से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी, तो आप देखोगे कि किस कोर्ट की टेरिटरी में आ रहा है, कितने पैसे का मामला है, तो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आप देखोगे, अपनी कचहरी में निकालोगे, लिस्ट पता करोगे कि किस कोर्ट के पास कितने अमाउंट का केस चलाने का पावर है। तो ये आपको ज्यूरिसडिक्शन देखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सुइंग, उस हिसाब से आप जाओगे कि आपको किस कोर्ट में जाके केस को फाइल करना है। सब्जेक्ट मैटर का सेक्शन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब कि डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट, किस नेचर का केस है, तो उस हिसाब से आपको किस कोर्ट में जाना है। ठीक है। यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सरल से शब्दों में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां तक सारी चीजें बीइंग अ लॉयर आपने चेक कर लिया, पता कर लिया, सब चीज ओके है। अब आएगी स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। जैसा हम लोगों ने क्रिमिनल केस के अंदर पढ़ा था कि एक क्रिमिनल लॉ मोशन में कब आता है, या तो जब आप एफआईआर करते हो, या तो आप जब कंप्लेन करते हो। यही पढ़ा था जिन लोगों ने हमारे साथ क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ा है, सीआरपीसी को पढ़ा है। सीआरपीसी के अंदर हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि जब आप कंप्लेन करते हो मैजिस्ट्रेट को, या तो जब आप एफआईआर करवाते हो पुलिस के पास जाके, तभी एक क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। यही पढ़ा था। सीपीसी के अंदर क्या है, सिविल के केस के अंदर क्या होता है कि एक सिविल का प्रोसीजर जो है वो तब शुरू होता है, वो तब मोशन में आता है जब अंदर आप अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करते हो। तो जब आप अपनी कोर्ट में अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करते हो, वहां से आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होता है, आपका केस जो आपका केस जो है वो दायर हो जाता है और वो शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद आती है स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट की। प्लेंट क्या होती है? देखिए, जैसे विक्टिम होता है या एग्रीव पर्सन होता है क्रिमिनल केस के अंदर, वो जाके कंप्लेंट कर रहा है। सिविल के केस के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो भी एग्रीव पर्सन है, जो कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो जो प्लेंटिफ केस को फाइल करता है, उस केस को फाइल करने के लिए उसको कोर्ट में एक प्लेंट देनी होती है। प्लेंट एक तरीके का कागज होता है जिसके अंदर कोर्ट का नाम होता है, पार्टीज का नाम होता है, और प्लेंटिफ जो है अपने कंटेंशन रखता है, यानी अपने मटेरियल फैक्ट्स को बताता है कि क्या क्या इस केस के अंदर फैक्ट्स हैं, क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर वो कोर्ट से अपनी मांग करता है। ये प्लेंट के अंदर होता है जिसको वो कोर्ट के अंदर देता है।
जब वो प्लेंट कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है तो वहां से केस जो है आपका इंस्टीट्यूट हो जाता है। अब वो केस आपका चलेगा। अब उसके बाद सीपीसी के जो वेरियस डिफरेंट प्रोविजंस है वो एक एक करके पिक्चर में आएंगे। अब इसके अंदर प्लेन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं आपके पिक्चर में आएंगे वो क्या होंगे, देखिए। अब इसके बाद जो स्टेज आई वो आ गई इसके अंदर जो सेक्शंस आपके पिक्चर में आएंगे वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। सेक्शन 26, उसके साथ साथ ऑर्डर 1, 2, 4, 6 एंड 7। प्लेंट के प्रोविजंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतने प्रोविजंस जो हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 26, ऑर्डर 21, ऑर्डर 20, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 जो है, ऑर्डर 7 जो है ये बताता है हमें प्लेंट के बारे में कि प्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ऑर्डर 7 जो है हमें ये बताता है कि प्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अगर आप ऑर्डर 7 देखेंगे खोल के, अभी ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग एक रफ आइडिया ले रहे हैं, ब्रीफ में समझ रहे हैं सीपीसी के बारे में। तो प्लेंट के अंदर बताया गया है ऑर्डर 7 में क्या क्या चीजें होंगी। द प्लेन शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, क्या क्या होगा। नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट, कोर्ट का नाम होगा, जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जिस जगह पे भी होंगे तो कोर्ट का नाम कहाँ का है, सूट नंबर, सूट का क्या नंबर है वो डाला जाएगा। उसके साथ साथ द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द प्लेंटिफ, सबसे पहला नाम पहले ऊपर किसका आएगा, जिसने केस फाइल किया है प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ का नाम, सन ऑफ, एजेड, रेसिडेंस कहाँ का है, सामने प्लेंटिफ, वर्सेस डिफेंडेंट। उसके बाद बताया जाएगा क्या है टाइटल जो सूट का। उसके बाद द अबव नेम्ड प्लेंटिफ स्टेट्स एज फॉलोज, फिर जो प्लेंटिफ जो सूट फाइल कर रहा है वो क्या कह रहा है, अपने फैक्ट्स बताएगा, अपने मटेरियल फैक्ट्स बताएगा। ये चीजें प्लेंट के अंदर लिखी होंगी जो हम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। अब ये प्लेंट जो है, अब ये जो आपने प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट किया, इट कैन बी समरली डिसमिस्ड। ये प्लेंट आपकी एक्सेप्ट होने के बजाय डिसमिस भी हो सकती है। इसका प्रोविजन कहां बताया गया है, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर। अब जो आपने, आपका जो क्लाइंट आपके पास आया था उसने आपको अपने सारे फैक्ट्स बताए, उन फैक्ट्स को सुनने के बाद आप सारी चीजें समझ गए कि ये सिविल का केस है, किसी तरीके से बार नहीं है, आपको कोड भी पता चल गया किस कोर्ट में आपको जाके फाइल करना है। अब जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई, आपने उस प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट किया। अब जब आपने कोर्ट में उस प्लेंट को प्रेजेंट किया तो हो सकता है कि वो प्लेंट जो है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर समरली डिसमिस कर दी जाए। समरली डिसमिस करने का मतलब कि बिना उसके डिटेल में गए हुए, बिना एविडेंस लिए हुए, बिना उसका ट्रायल चलाए हुए वो प्लेंट वहीं पे डिसमिस हो जाएगी। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ग्राउंड्स बताए गए, बहुत से ग्राउंड्स बताए गए, जैसे मान लीजिए कि जहां पे कोई कॉज ऑफ एक्शन ही ना बन रहा हो, कोर्ट जो है उसको डिसमिस कर देगा। या मान लीजिए कि वही प्लेंट आपकी जो है बार हो कोई लॉ द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेशन द्वारा बार हो, कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा। लेकिन इसी ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर रेस सब जुडिस या रेस जुडिकाटा का नाम नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेस जुडिकाटा से अगर बार होगा तो कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगा, कोर्ट उस केस को चलाएगा नहीं।
को जो रेस जुडिकाटा है, रेस जुडिकाटा को ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर नहीं दिया गया, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर वो रेस जुडिकाटा का भी केस है तो वो रिजेक्शन के अंदर नहीं आ रहा है। बस उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर आप सेक्शन 10 सेक्शन 11 पढ़े तो लिखा है नो कोर्ट शैल ट्राई, नो कोर्ट शैल ट्राई लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि कोर्ट शैल रिजेक्ट। अगर सेक्शन 10 और 11 आप खोल के पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये नहीं लिखा है कि कोर्ट शैल रिजेक्ट, लिखा है नो कोर्ट शैल ट्राई। ट्राई का मतलब केस को नहीं चलाएगा, केस फाइल हो सकता है लेकिन केस चलेगा नहीं, इंस्टीट्यूट हो सकता है लेकिन केस चलेगा नहीं। रिजेक्शन जो है यहां पे दिया गया है। क्लियर है अभी आप लोगों को ये चीज यहां तक? अगर यहां पे रिजेक्ट हो जाती है, इसकी रेमेडी आपके पास क्या खुली है, ऑर्डर 7 रूल 13 में आपके पास इसकी रेमेडी है, आप जाके इसमें फ्रेश केस फाइल कर सकते हो। सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? अगर जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं इनमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, समरली डिसमिस का मतलब ये होता है कि आपने कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट किया। जैसे भी हम लोगों ने जाना कि सिविल का केस कैसे शुरू होता है, जब आप कोई प्लेंट जो है कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, अपनी प्लेंट कोर्ट में देते हैं, तो वो प्लेंट जो है कभी कभार क्या हो सकता है, डिसमिस हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, उसी वक्त केस के शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो सकती है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किस किस ग्राउंड्स पे वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसके अंदर ग्राउंड्स बताए गए हैं कि जहां पे कोई कॉज ऑफ एक्शन ना बन रहा हो, जहां पे ये मान लीजिए किसी लॉ द्वारा बार हो, तो कोर्ट जो है उसको डिसमिस कर देगा। लेकिन रेस जुडिकाटा के बार के बारे में नहीं दिया गया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रेस जुडिकाटा जो है उसके अंदर कोर्ट जो है प्लेन को रिजेक्ट नहीं करता है, बस उस केस को सुनवाई नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा। कोर्ट खुद से भी कर सकता है, पार्टी भी बता सकती है कोर्ट को कि ये बार है, किसी लॉ द्वारा बार है। कोर्ट खुद से भी देख सकता है कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लाइंट आपके पास आया था, आपने उस क्लाइंट के फैक्ट्स बताने से सारी चीजें चेक कर लिया कि वो सिविल का केस है कि नहीं, बार तो नहीं है रेस सब जुडिस से, रेस सब जुडिकाटा से, लिमिटेशन का बार तो नहीं है उसके ऊपर, ऑर्डर 2 रूल 2 से बार तो नहीं है। फिर आपने चेक करा कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगी, किस कोर्ट में हमें जाना है, जुरिस्डिक्शन के बारे में पता कर लिया। फिर आपने ये देखा कि कहीं आपकी प्लेंट जो है समनली डिसमिस तो नहीं हो सकती है। मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपकी प्लेंट कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई, जो आपने अपने क्लाइंट के बिहाफ में केस कर रहे हैं। अब आपकी जब प्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस था जिसके अंदर हमने आपके क्लाइंट के साथ कुछ गलत किया, फॉर एग्जाम्पल हमने आपके क्लाइंट को डिफेम करने की कोशिश करी है, तो डिफेमेशन जो है ये क्रिमिनल केस भी बन जाता है, सिविल का केस भी बन जाता है। तो मान लीजिए कि आपके क्लाइंट को हमने डिफेम करने की कोशिश करी, आपने हमारे अगेंस्ट जो है सूट फाइल किया। जब आपने हमारे अगेंस्ट सूट फाइल किया, तो अब अगर हमारे अगेंस्ट किसी भी केस के अंदर सूट फाइल होगा तो हमें भी तो बताया जाएगा ना कि हमारे अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। तो फिर हमें भी तो बताया जाएगा ना कि हमारे अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है, किसी ने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो हमें हमें भी तो इंटीमेट किया जाएगा, हमें भी तो बताया जाएगा। तो कोर्ट द्वारा हमें इसे कैसे बताया जाएगा, हमें सम्मन्स भेज के बताया जाएगा। फिर हमारे पास आएगा सम्मन्स। ठीक है, ये सम्मन्स के प्रोविजंस आपको
सम्मन्स टू डिफेंडेंट, सम्मन्स टू डिफेंडेंट, अभी आपके क्लाइंट ने आपको केस बताया, आपने उसके बिहाफ पे केस फाइल किया, और जब आपने केस फाइल किया तो सम्मन किसके पास आएगा? डिफेंडेंट का। उसी तरीके से ये सम्मन जो है आपका ऑर्डर 5 के अंदर डिस्कस है सीपीसी के, इसके साथ साथ सेक्शन 27 से 29 के बीच में ये है सम्मन्स टू डिफेंडेंट। सम्मन्स टू विटनेस कहां पे है? ऑर्डर 16 के अंदर। तो जब कोई केस फाइल होता है, आपके क्लाइंट ने आपको आगे फैक्ट्स बताया, आपने प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट किया, आपका केस जो है इंस्टीट्यूट हो गया, फिर मेरे पास आएगा सम्मन। सम्मन क्या हो गया? हमें बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, इतने तारीख को इतने बजे इतनी जगह पे आप अपीयर हो सकते हो, खुद से भी या बाय प्लीडर द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोग स्टेजेस में चल रहे हैं अभी। फिर यहाँ पे सम्मन्स की स्टेज आती है। अब यहाँ पे सम्मन्स की स्टेज आने के बाद ये भी हो सकता है कि हम आए ना, हमारे पास सम्मन आया, हम आए ही नहीं कोर्ट में, हमने नजरअंदाज कर दिया सम्मन्स को, अरे आया होगा। या आपने भी केस तो फाइल कर दिया लेकिन अपीयरेंस नहीं दे रहे हो कोर्ट में, तो क्या करेगी कोर्ट? हमारे खिलाफ सम्मन्स आया, हम नहीं आए, या आपने केस फाइल किया, आप नहीं आए, या हो सकता है हम दोनों ही नहीं आए, तब कोर्ट क्या करेगी? तो फिर ये आता है हमारा अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। कौन सा ऑर्डर बताइए इसमें पिक्चर में आएगा? कौन सा ऑर्डर पिक्चर में आएगा? ऑर्डर 9। अब जब आप ऑर्डर 9 पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर 9 कौन से स्टेज की बात कर रहा है। अब ये भी हो सकता है किसी भी केस के अंदर हम दोनों ही ना आए, ये भी हो सकता है आप आ गए हम नहीं है, ये भी हो सकता है हम आए आप नहीं आए। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। हम दोनों ही नहीं आए तो कोर्ट जो है डिसमिस कर सकता है, कोर्ट जो है उस केस को डिसमिस कर देगा। ये भी मुमकिन है कि आप नहीं आए हम आ गए, तो उस जगह पे भी कोर्ट जो है उस केस को डिसमिस कर देगा। और या अगर मान लीजिए हम आ गए और हमने कोई एडमिशन कर दिया, एडमिशन मतलब कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ हमने आपको डिफेम किया था, तो कोर्ट उसमें अपना फैसला सुना सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप आ गए हम नहीं आए, अगर आप आ गए हम नहीं आए तो कोर्ट वहां पे एक्स पार्टे कार्रवाई शुरू कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है कि इस केस को एक्स पार्टे सुना जाएगा, मतलब कि एक पक्ष ये सुना जाएगा। उसकी रेमेडी हमारे पास क्या खुली है? उसकी रेमेडी है हमारे पास इसी ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर, रूल 13 के अंदर। इसके लिए आप अपील भी फाइल कर सकते हो सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 के अंदर, रिव्यू में भी जा सकते हो, रिवीजन में भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर दोनों पार्टी नहीं आ रही है, केस डिसमिस हो सकता है। अगर हम आ गए आप नहीं आए, आपने केस फाइल किया है, हम आ गए आप नहीं आए, तो उस जगह पे क्या कर सकता है कोर्ट? उस जगह पे कोर्ट जो है उस केस को डिसमिस कर देगा। या अगर हमने उसके अंदर कुछ एडमिट कर लिया कि हाँ जो आपने केस फाइल किया हम एडमिट करते हैं, बात सच है, हमने किया है ये काम, तो कोर्ट वहां पे अपना डिग्री पास कर देगा। ये भी हो सकता है कि आप आ जाओ हम ना आए कोर्ट में, तो वहां पे कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि इस केस को एक्स पार्टे सुना जाए, एक पक्षीय सुना जाए। ठीक है, तो ऑर्डर 9 के अंदर ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस जो है ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी से गवर्न होता है। क्लियर है सब लोगों को यहां तक? जो चीजें अभी हम लोग कवर कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जितनी चीजें अभी हम लोग बता रहे हैं, जितनी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। अब सूट तो इंस्टीट्यूट हो ही चुका है,
प्लेंट जब आपने कोर्ट में प्रेजेंट करी थी तो सूट तो इंस्टीट्यूट हो चुका था, केस तो चल ही रहा था। केस के अंदर आपने प्लेंट जो है प्रेजेंट करी थी, सम्मन आया, सम्मन आने के बाद ही ये स्टेज पिक्चर में आएगी अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9 की। अब इसके बाद एक और स्टेज नहीं है, जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, वो क्या है? अब जरूरत पड़ने पे इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स भी पिक्चर में आ सकती है। इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स क्या होती है? देखिए, अब केस तो आपने कर दिया हमारे अगेंस्ट, अब उस केस के चलने के दौरान मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है जिसमें आपने हमारे अगेंस्ट कोई केस कर दिया, कोई सूट फाइल कर दिया। अब केस चल रहा है, सूट चल रहा है। अब आपको पता है कि सूट और केस कितने कितने साल तक चलते रहते हैं। 1-2 साल तो एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है एक केस चलने का, नॉर्मल। सिविल के केसेस 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल तक चलते रहते हैं। अब इतने साल तक अगर केस चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसको लेके, कोई मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को चुपके से हम बेचने में लग जाएं। आपने कोई केस को फाइल किया हमारे अगेंस्ट किसी प्रॉपर्टी को लेके कि आप उसके असल मालिक हैं, हम उस प्रॉपर्टी को चुपके से बेचने में लग जाएं, या उस प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन करने लग जाएं, या उस प्रॉपर्टी को तोड़ने फोड़ने में लग जाएं, या उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में लग जाएं, तो आप क्या करोगे? केस तो डिसाइड होगा पता नहीं कितने साल के बाद, तो फिर आप इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, IA, आपने देखा होगा बहुत सारे जजमेंट वगैरह आप पढ़ते होंगे तो लिखा रहता होगा IA, तो आप इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दोगे कोर्ट के अंदर। इंटरलोक्यूटरी और एप्लीकेशन के अंदर कोर्ट मान लीजिए कि जैसे सूट चल रहा है उसी के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट उसके अंदर बहुत सारे फैसले ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंजंक्शन इशू कर सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर सकता है, अरेस्ट करवा सकता है, जजमेंट आने से पहले अरेस्ट कर सकता है। तो ये इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स होती है कि आपको अरेस्ट करवाना जरूरी है या आपको रोकना जरूरी है। आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसी जमीन पे, फॉर एग्जांपल अगर हम हैं तो हम उस जमीन पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बनाए ले रहे हैं, तो केस तो पता नहीं कब जाके डिसाइड होगा, आपको तो अभी रिलीफ चाहिए, तो आप इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है मूव करोगे कोर्ट के अंदर। इसके लिए कौन कौन से ऑर्डर्स पिक्चर में आ जाएंगे? ऑर्डर 38, 39, 40, ऑर्डर 26 भी, ये सारे आ जाते हैं आपके इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स के अंदर। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे? इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स उस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं कि सूट चलने के दौरान आपने हमारे अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ है, सूट चलने के दौरान भी तो हम प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करने कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो सूट चलने के दौरान आप इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स में उसी सूट में कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हो कि हमें रोका जाए कंस्ट्रक्शन करने से, या हमारा अरेस्ट करना जरूरी है वरना हम भाग जाएंगे, या प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या पैसा हड़प लेंगे हम पूरा, या प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। तो कोर्ट जो है ऑर्डर 38, 39, 40 के अंदर जो है कार्रवाई कर सकती है, अरेस्ट करवा सकती है हमें जजमेंट आने से पहले। कोर्ट जो है वहां पे इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग। परमानेंट इंजंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था SRA के अंदर, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर सकती है। तो ये होती है इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स। देखिए अब पूरी मेन मेन स्टेजेस तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। अब इसके बाद ये हो गया, अब हमारी स्टेज आती है रिटन स्टेटमेंट की। आपने कोर्ट में सूट फाइल किया,
मेरे पास सम्मन आया। अब जब मेरे पास सम्मन आया, हमें हाजिर होने के लिए बोला गया। अब जो डिफेंडेंट होगा वो अपना जो कोर्ट में जवाब लगाएगा, इसी जवाब को हम लोग कहते हैं रिटेन स्टेटमेंट। इसकी फाइल करने की जो जो जनरल जो टाइम पीरियड है वो है 30 दिन। कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में आपको 90 दिन का टाइम दे सकता है। तो 30 दिन या 90 दिन। इसमें क्या आप कर रहे हो, ये आपकी प्लीडिंग्स है। ये आपकी प्लीडिंग्स है। जब हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अपना प्लेंट में जो भी आपने अपने मटेरियल फैक्ट्स दिए, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, ठीक है, ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट भी लगा दिए। रिटन स्टेटमेंट में हमने अपनी बात कही, नहीं हम आपकी बात को डिनाई कर रहे हैं, हम आपकी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, हम आपकी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। तो रिटन स्टेटमेंट जो होता है, जो डिफेंडेंट की तरफ से जवाब लगाया जाता है, वो होता है रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको फाइल करने की जनरल डेट 30 दिन के अंदर, या कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में इसको आपको 90 दिन का टाइम दे सकता है फाइल करने के लिए। ठीक है, इसी के अंदर, इसी रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ भी आ जाएगा, काउंटर क्लेम भी आ जाएगा। ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे रिटन स्टेटमेंट का टॉपिक, तो हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अब इसके साथ साथ ये स्टेजेस नहीं है, लेकिन ये केस के अंदर होती हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑर्डर 13 कि अब जैसे आपने अपनी प्लेंट फाइल करी, हमने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करी, उसके अंदर हमने मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो कोर्ट हमसे कहेगा कि उसी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, इशू के फ्रेम होने से पहले या उसके टाइम पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करो। ऑर्डर 13 पिक्चर में आ जाएगा। देखिए, सीपीसी के अंदर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, सिविल के केस के अंदर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जैसे सीआरपीसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज। सीआरपीसी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज फ्रेम करता है कोर्ट, उसी तरीके से सीपीसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, वो होती है इशू फ्रेमिंग की स्टेज, जहां पे कोर्ट जो होता है वो इशू फ्रेम करता है कि हमारे और आपके बीच में एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। उस इशू को फ्रेम किया जाता है, फिर उसी इशू के ऊपर पूरी बहस चलती है, पूरा केस चलता है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो ऑर्डर 13 के अंदर बताया गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज आता है कि मतलब अब हमने आपने अपना प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट किया, हमने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया, तो हमारे और आपके बीच में एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस एरिया को पता करने के लिए कोर्ट जो है पार्टीज को एग्जामिन करती है, उनसे पूछती है, सवालात पूछती है, एग्जामिन करती है। तो ये आता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के अंदर। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 10, वेरी गुड। उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन किस ऑर्डर में आता है? ऑर्डर 11। डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपने कोर्ट में प्लेंट फाइल करी, हमने कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट दिया, पार्टीज जो होती हैं एक दूसरे के केस को एक्चुअली में नहीं समझ पाती है कि आपके केस में क्या आप चाह रहे हो, आपका केस में क्या आप बना रहे हो।
आपके मटेरियल फैक्ट्स चीजें क्लैरिटी नहीं आती है, तो एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को कंपेल कर सकती है कुछ बातें बताने के लिए, उगलवाने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो कुछ बातों को उगलवाने के लिए बोला गया है इसी ऑर्डर 11 के अंदर इंटेरोगेटरीज को सर्व करना। हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे इंटेरोगेटरीज। इंटेरोगेटरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपके पास भेजेंगे, जिसमें आपको जवाब देना है, वो इसी ऑर्डर के अंदर बताया गया है। या उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को, कि हम आपसे कुछ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाएं, तो ये ऑर्डर 11 के अंदर होता है। ऑर्डर 11 से गवर्न होता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसके साथ साथ अब आता है एडमिशन। देखिए अब केस चल रहा है सीपीसी का, सिविल का केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब अगर कोई केस चल रहा है सिविल के कोर्ट में, हम एडमिट कर लेते हैं, जो आपका क्लेम है हम उसको एडमिट कर लेते हैं। तो कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड? कौन सा सेक्शन कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड? सेक्शन 56 की 58? सेक्शन 58 कहता है। तो अब एक स्टेज आती है एडमिशन की, कि यानी केस चलने के दौरान अगर आप और हम फैक्ट्स को एडमिट कर लेंगे, कोर्ट क्यों टाइम बर्बाद करेगा अपना उस चीज को प्रूफ करने के लिए? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट तो हमसे कह रहा है साफ तौर पे सेक्शन 58 के अंदर कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। अगर कोई पार्टी किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपने एडमिट कर लिया, कोर्ट इसी एडमिशन जो है, ये एडमिशन ऑर्डर 12 के अंदर है। अगर हमने एडमिशन कर लिया तो ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर कोर्ट जो है अपना जजमेंट दे देगा। ठीक है, यहां पे सब लोगों को क्लियर है यहां तक? एडमिशन अगर आप कर लोगे तो सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताया गया कि अगर आप एडमिट कर लोगे तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एडमिट कर लिया तो कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देगा ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर। बताइए समझ में आया यहां तक? अगर आप एडमिशन कर लोगे तो उस एडमिशन पे कोर्ट फैसला सुना सकता है, जैसा ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर बताया गया। एडमिशन ऑर्डर 12 के अंदर डिस्कस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एडमिशन नहीं किया केस के अंदर, फैक्ट्स को एडमिट नहीं किया, तो अब क्या होगा? अब होगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है डिस्कस है ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी के अंदर। यानी अगर हम जो आप क्लेम कर रहे हो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने डिनाई कर दिया तो हमारे बीच, हमारे और आपके बीच में क्या हो गया? फैक्ट्स इन इशू, हमारे और आपके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है किसी फैक्ट्स को लेके, वो फैक्ट्स टकरा रहा है। तो कोर्ट वहां पे क्या फ्रेम होगा? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी के अंदर। ये हम लोग जब पढ़ेंगे ऑर्डर 14 तो पढ़ेंगे कि किस तरीके से इश्यूज फ्रेम होते हैं। तो कोर्ट जो होता है, जो सिविल के केसेस होते हैं, इसके अंदर इश्यूज फ्रेम करता है। फिर उन्हीं इश्यूज के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल एक सूट फाइल किया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और हमें आपसे डैमेजेस चाहिए। हमने आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किया है जिसके अंदर हमने ये मांग करी है कि आपने हमारे साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और हमें आपसे डैमेजेस चाहिए।
आपने कहा कि मेरा नजीब सर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो हमारे और आपके बीच में जो इशू आ गया वो ये हुआ कि क्या हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था भी कि नहीं, क्योंकि जो बात हमने कही आपने उसको डिनाई कर दिया। तो देखिए ऑर्डर 14 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर 14 सीपीसी के अंदर क्या लिखा हुआ, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इशू कब अराइज होते हैं, ऑर्डर 14 के रूल में बताया गया है, इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय द वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। तो फिर ये क्या बन गया, ये इशू बन गया। अब ये इशू को कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा। अब इस इशू को डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने अपने सबूत पेश करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है, उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूफ करेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने गवाहों को बुलाएंगे, हम आएंगे गवाहों को बुलाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को देंगे। जो इश्यूज जो हमारे और आपके बीच में टकराव है, उस टकराव को साबित करने के लिए क्या होगी, हियरिंग होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि जो भी हमारे और आपके बीच में इश्यूज हुआ है, हम अपने गवाहों की लिस्ट जो है कोर्ट में दे देंगे कि हम कौन कौन से गवाहों को बुलाना चाहते हैं कोर्ट के अंदर। अब आएगा इसके बाद समनिंग टू विटनेसेस, ऑर्डर 16। ऑर्डर 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम्मन्स टू डिफेंडेंट। ये क्या है, सम्मनिंग टू विटनेसेस, गवाहों को सम्मन करना। गवाहों को सम्मन करना भाई, अब जो हमारे और आपके बीच में इश्यूज हुआ है, उस इश्यूज को हम कैसे साबित करेंगे, तो उनके लिए अगर हमें गवाहों को बुलाना पड़ रहा है तो ऑर्डर 16 के अंदर बताया गया है, गवाहों की लिस्ट देंगे और कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि हम किस किस गवाहों को कोर्ट बुलाना चाहते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है सब लोगों को यहां तक। अब इसके बाद फिर आती है एक स्टेज हियरिंग की, ऑर्डर 18। अब इसी केस में आपकी हियरिंग शुरू होगी, सुनवाई होगी, और पार्टीज जो है इसमें प्लेंटिफ अपने केस को शुरू करेगा अनलेस की डिफेंडेंट जो है उसको एडमिट कर ले। फिर उसके बाद पार्टीज अपने गवाहों को बुलाएंगे, अपने सबूत को देंगे, केस जो है समाप्त होगा। उसके बाद इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद इसमें जजमेंट आएगा। फिर जजमेंट आने के 15 दिन के अंदर डिक्री फ्रेम करी जाएगी। पहले क्या आएगा, जजमेंट, उसके बाद डिक्री, 15 दिन के अंदर डिक्री फ्रेम करी जाएगी। इसीलिए हम लोग जो अपील करते हैं वो डिक्री के अगेंस्ट अपील करते हैं। अगर अर्जेंट मामला है तो आप जजमेंट की कॉपी लेके कोर्ट से अपील कर सकते हो। तो हियरिंग शुरू हुई, उसके अंदर केस समअप हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुआ, कोर्ट का जजमेंट आया। ये जजमेंट जो है सीपीसी के अंदर सेक्शन 29 के अंदर डिफाइन किया गया है जजमेंट क्या होता है। और ये डिक्री जो है सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करी गई है। प्लस ये जजमेंट और डिक्री जो है ये दोनों ही ऑर्डर 20 के अंदर डिस्कस है, ऑर्डर 20 के अंदर डिस्कस है। अब एक बार डिक्री आ गई तो डिक्री आने के बाद अब क्या होगा बताइए, डिक्री आने के बाद क्या होगा, अब होगा यहां पे सब्जेक्ट टू अपील, रेफरेंस, रिवीजन, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब डिक्री के बाद यहां पे होगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में किसी मकान के कब्जे को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, किसी मकान में आप रह रहे थे और हम ये दावा कर रहे थे कि वो मकान मेरा है। हमने कोर्ट में आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया, सूट में हम केस जीत गए, केस जीत गए, कोर्ट की डिक्री आ गई, डिक्री में ये डिसाइड हो गया कि उस मकान के हम असल में हकदार हैं। कोर्ट की तरफ से फैसला तो आ गया, लेकिन अब आप उस मकान से निकल ही नहीं रहे हो। कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि वो मकान मेरा है, लेकिन अब आप मकान से निकल ही नहीं रहे हो। तो अब उस डिक्री को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। अब जब हम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, तो अब कोर्ट जो होगा इसी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। इसके लिए हमारे पास है ऑर्डर 21, जो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा ऑर्डर है सीपीसी के अंदर, जिसके अंदर 106 रूल्स हैं। इसके साथ साथ सीपीसी के अंदर रेफरेंस है, रिव्यू है, रिवीजन है। इसके साथ साथ रेफरेंस, रिव्यू और अपील है। अब ये जो है, एक बार डिक्री आ गई तो डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास और प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 114 है, 113 है, 114 है, उसके साथ साथ ऑर्डर 46 है, ऑर्डर 47 है। तो जब हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ेंगे अपील के, रेफरेंस के, तो फिर हम लोग उन प्रोविजंस को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर सारी चीजें हम लोगों की आ गई हैं। ये हम लोगों ने एक रफ आइडिया लिया है, एक स्ट्रक्चर समझा है, सीपीसी का एक स्टेजेस समझी है। इससे फायदा ये होगा कि जब हम लोग इसके अंदर कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमारे ये समझ में आता रहेगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें फिर से देख सकते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जितनी चीजें हमने यहाँ पे लिखी थी ये सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी सीपीसी की, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सीपीसी क्या है, सीपीसी में किस तरीके से स्टेजेस चलती हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, क्या स्ट्रक्चर है सीपीसी का। रूल्स जो है वो ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। बाकी जो सेक्शंस है, जो हमने अभी बताया था कि ऑर्डर्स और सेक्शंस के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सेक्शंस हैं वो सीपीसी के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सब्सटैंटिव पार्ट को कवर करते हैं। सेक्शंस जो है वो एक तरीके के सब्सटैंटिव पार्ट को बताते हैं, यानी वो एक प्रिंसिपल को बताते हैं कि ये रेस सब जुडिस है, ये रेस जुडिकाटा है, ये प्लेस ऑफ सुइंग है, ये प्लेंट है। ये सेक्शंस को बता, ये सेक्शंस जो है इन चीजों के ऊपर डील करते हैं। उन्हीं का प्रोसीजरल मेथड जो है वो ऑर्डर्स के अंदर है बस। हाँ, रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं।